उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। होटल सिल्वर सैंड के बड़े कमरे में कुर्सियों पर लेडी एशले और एक खूबसूरत और सडोल जिस्म का मालिक नौजवान बैठे हुए थे। दरमियान में रखी हुई मेज पर टेलीफोन पड़ा हुआ था। वो दोनों खामोश बैठे थे, यूं लगता था जैसे वो दोनों गहरी सोचों में गर्क हो। तिरमिजी, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इमरान आखिर इतनी जल्दी बॉथम और कासा कोशा तक कैसे पहुंच गया। वो कोई माफूकुल फितरत आदमी है। लेडी एशले के सामने बैठे हुए नौजवान से उसने मुखातिब होकर कहा, हेनरी माल्कम के बयान के मुताबिक तुम माफूकुल फितरत ही लगता है। बहरहाल अभी बॉथम आ जाएगा तो तफसीलात का पता चल जाएगा। नौजवान ने जिसे तिरमिजी के नाम से पुकारा गया था बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। फिर उससे पहले कि लेडी एशले को जवाब देती मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और लेडी एशले ने रिसीवर उठा लिया। यस, ए स्पीकिंग, लेडी एशले ने कहा। बॉथम बोल रहा हूं मैडम, मैंने तमाम हालात का पता चलाया है। जॉन फेरर तक पहुंचने वाला इमरान ही था। वो पहले होटल शालीमार गया, वहां से उसे डॉनी मार्च का पता चला जिसके जरिए जॉन फेरर ने मिशन मुकम्मल किया था। डॉनी मार्च से उसने जॉन फेरर का पता मालूम किया और फिर वो जॉन फेरर के जुए खाने में घुस गया और उसने वहां से मेरा और कासा कोशा का पता चलाया। उसके बाद उसने क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से कासा कोशा के मुतलिक तफसीलात मालूम की और वहां से हमें ही इल्म हो गया और जॉन फेलर ने भी मुझे बता दिया कि दौलत आबाद का कोबरा मालूमात हासिल करता फिर रहा था। लेकिन मैंने तहकीकात कर ली है कि दौलत आबाद का कोबरा कोई हकीकी शख्स नहीं है, ये इमरान का ही एक रूप है, इसलिए इमरान ही असल आदमी है। इसका फ्लैट नंबर 200 किंग रोड है और वो वहां अकेला अपने एक बावर्ची जिसका नाम सुलेमान है के साथ रहता है। बिज़ाहिर इंतहाई अहमक और बासरर सा शख्स दिखाई देता है, मस्करों जैसी हरकतें करता है। बॉथम ने तफसील बताते हुए कहा, ओके, तुम किंग रोड के इस फ्लैट के सामने रुको, हम वहीं पहुंच रहे हैं। मैं फौरन उस शख्स का खात्मा करना चाहती हूं, लेडी एशले ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। क्या प्रोग्राम है एशले? तुम शायद इस इमरान के केस को बेहद संजीदगी से ले रही हो, तिरमिजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये बात नहीं तिरमिजी डियर, मैंने तो आज तक बड़े से बड़े जासूसों की परवाह नहीं की। ये अहमक आदमी तो कोई हैसियत ही नहीं रखता, लेकिन हमारे ही साथी हेनरी माल्कम के मुताबिक ये शख्स बड़ी बड़ी तंजीमों से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं संजीदगी से उसे ले रही हूँ और यही वजह है कि बॉथम की काल मिलते ही मैं तुम्हें लेकर फौरी तौर पर यहाँ पहुंची हूँ, लेडी एशले ने संजीदा लहजे में कहा। चलो ठीक है, ये एशियाई मुल्क पहले भी मैंने भी नहीं देखा, इसलिए इस बहाने यहाँ की सैर हो जाएगी। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तिरमिजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट एक्शन किया जाए, उस फ्लैट में जाकर एतमीनान से इस शख्स को गोली मार दी जाए, लेडी एशले ने बड़े सादा से लहजे में कहा। खूब, प्लानिंग तो बड़ी वाज़ेह और साफ है, लेकिन इसके लिए हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? बॉथम को कॉल करके कह दो, वो उससे गोली मार देगा, तिरमिजी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओह, तुम शायद बोर हो रहे हो, लेडी एशले ने चौंक कर कहा। हाँ डियर, मैं वाकई ही बोर हो रहा हूँ। अब तुम खुद सोचो, भला पावरलैंड की डायरेक्टर की हैसियत यही रह गई है कि वो एक अहमक आदमी से अपने हाथों कत्ल करने के लिए दौड़े फिरें, जिनकी उंगली के एक इशारे से हुकूमतों के तख्ते उलट जाएं। वो एक आदमी को कत्ल करने के लिए मारे मारे फिरें। तिरमिजी ने इस बार वाज़े अंदाज में जवाब देते हुए कहा। उसके चेहरे पर वाज़े तौर पर बेसारी के आसार उभर आए थे। ऐसी बात ही तो तुम वहीं इनकार करते थे, यहाँ मेरे साथ क्यों चले आए? लेडी एशले ने रूठने वाले अंदाज में जवाब दिया। ओ डियर, जिस मौका पर तुमने साथ चलने के लिए कहा था वो मौका ऐसा था कि मैं इनकार ही ना कर सकता था। तुम तो जानती हो कि इस मौका पर ही तुम मुझसे हर बात मनवा लेती हो, तिरमिजी ने मुस्कुराते हुए कहा और लेडी एशले के चेहरे पर सुर्खी से फैल गई। तुम अब मुझे तंग करने लग गए हो। बहरहाल ठीक है, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई है। वाकई ही मैं ज़रूरत से ज़्यादा इस शख्स को अहमियत दे रही थी, लेडी एशले ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू डियर, अब तुम अपने असल रूप में आई हो। बॉथम को कह दो कि वो इस इमरान से निपट ले और हम यहाँ सैर करते हैं, घूमते फिरते हैं। मुझे ये मुल्क अच्छा महसूस हो रहा है, तिरमिजी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेडी एशले ने मुस्कुराते हुए उठी, उसने अलमारी खोलकर एक बड़ा सा ब्रीफ केस बाहर निकाला। ब्रीफ केस को उसने मेज पर रखा और फिर ब्रीफ केस के एक कोने पर लगे हुए चमड़े पर उसने अपनी उंगली रखी और दूसरी हाथ को उंगली के दूसरे कोने पर रखकर उसने दोनों उंगलियों को मुखालिफ सिमत में घुमाया। उंगलियों के घूमते ही पहले कोने में से एक छोटी सी रॉड एरियल की तरह बाहर निकल आई। लेडी एशले ने रॉड को और ज्यादा खींचा और फिर उसकी जड़ को दोनों उंगलियों से पकड़कर पेच की तरह घुमाया। दूसरे लंबे रॉड खुलकर उसके हाथ में आ गई। उसने उल्टा करके उसे दोबारा फिट किया तो इस रॉड से हल्की हल्की जू की आवाजें सुनाई देने लगी। यस, बॉथम स्पीकिंग ओवर। चंद लम्हों बाद बॉथम की आवाज रॉड के सिरे से यूं बरामद हुई जैसे रेडियो से निकल रही हो। ए बोल रही हूँ, इस आदमी से खुद निपट लो, उसे फ्लैट
कर दो और मुझे रिपोर्ट दो, लेडी एशले ने कहा। यस मैडम, हुक्म की तामील होगी, ओवर। दूसरी तरफ से बॉथम की आवाज़ सुनाई दी और लेडी एशले ने एक बार फिर राड खोला और उसे उल्टा करके फिट किया, फिर उसे वापस ब्रीफ केस के कोने में धकेल दिया। इसके बाद इसने ब्रीफ केस उठाकर दोबारा अलमारी में रख दिया। लो, अब तो खुश हो, अब बोलो क्या प्रोग्राम है? लेडी एशले ने मुस्कुराते हुए तिरमिजी से पूछा। अब तैयारी शुरू कर दो, मुझे पता चला है कि आज रात होटल एक्रीमिया में स्पेशल फंक्शन है, तिरमिजी ने कहा। ओह अच्छा, मैं स्पेशल फंक्शन को अच्छी तरह समझती हूँ। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, लेडी एशले ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर उठलाते हुए अंदाज में ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ती चली गई। इमरान अपने फ्लैट के ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा गहरी सोच में गर्क था। उसने क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से कासाकोशा और लेडी एशले के मुतालिक मालूमात हासिल की थी, लेकिन वो लोग पावरलैंड के मुतालिक कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि आजकल लेडी एशले के साथ बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम पोशा याक का ईरानी नस्ल सरबरा तिरमिजी और मंशियात के बैनुल-अक़वामी तंजीम का काटा बॉम्ब का सरबरा हेनरी मालकम भी अक्सर देखे जा रहे हैं। और ज़ेरे ज़मीन दुनिया में ये अफवाह इंतहाई तेज़ी से गर्म है कि ये तीनों मिलकर कोई बहुत बड़ी तंजीम बनाने के चक्कर में है। शायद इसी तंजीम का नाम उन्होंने पावरलैंड रखा है। इमरान हेनरी मालकम से तो बराह रास्त वाकिफ था, एक दो बार उससे टकरा भी चुका था। हेनरी मालकम खासा ज़हीन और ताकतवर मुजरिम था। तिरमिजी का नाम भी उसके कानों तक पहुंचा था, लेकिन उससे बराह रास्त कभी टकराव ना हुआ था। क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तंजीम है जो दुनिया भर के बड़े बड़े मुजरिमों की कारकर्दगी का खुफिया रिकॉर्ड रखती है और अगर नकद मुआवजे पर इनके बारे में मालूमात फरोख्त करती है। इसका रिकॉर्ड सेक्रेटरी आर्नल्ड इमरान का ज़ाती दोस्त था, इसलिए इसने ऑफ दी रिकॉर्ड तिरमिजी और सब हेनरी मालकम वाली बातें भी इमरान को बता दी थी। और इमरान को यकीन था कि आर्नल्ड की मालूमात गलत नहीं हो सकती। यकीनन ये तीनों बड़े मुजरिम मिलकर कोई बड़ी तंजीम बना रहे हैं और यकीनन इसी का नाम पावरलैंड होगा। और फिर पावरलैंड के लिए साइंसदानों के से ये बात वाज़ेह होती है कि पावरलैंड सिर्फ मुजरिमाना हरकतों से ही मुलविस नहीं, बल्कि उनके इरादे कहीं ज़्यादा बुलंद हैं। वो यकीनन खौफनाक हथियारों की तैयारी में मुलविस हैं, वरना उन्हें इस तरह साइंसदानों के अगवा की ज़रूरत ना थी, क्योंकि साइंसदानों को अगवा करके वो किसी से इनका सौदा ना कर सकते थे। इस तरह इन साइंसदानों को अगवा कराने वाला मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो जाता। चनाचा इमरान को यह सिलसिला सोच से भी ज़्यादा फैला हुआ महसूस हो रहा था। उसने आर्नल्ड से इस बारे में भी पूछा था कि उनके हेडक्वार्टर का अता पता मालूम हो जाए, लेकिन इस बारे में आर्नल्ड वाकई ही लाइल्म था। उसने तो पावरलैंड का नाम भी पहली बार इमरान के मुंह से ही सुना था। अब इमरान सोफे पर बैठा यही सोच रहा था कि किस तरह बॉथम को ट्रेस करे। उससे आगे क्लू मिल सकता है, लेकिन बॉथम को कहाँ ट्रेस किया जाए? आर्नल्ड भी बॉथम के बारे में कुछ बताने से मासूर था। इमरान बैठा इस अधीर बुन में गुम था कि अचानक कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक कर उठे खड़ा हुआ। सुलेमान इस वक्त फ्लैट में मौजूद ना था, वो मार्केट गया हुआ था, इसलिए इमरान यही समझा कि वही वापस आया होगा। चनाचा वो एतमीनान से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया और फिर उसने चटखनी गिराकर दरवाज़ा खोला, मगर दरवाज़ा खोलते ही इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि दरवाजे पर एक गैर मुल्की खड़ा था। इस गैर मुल्की का एक हाथ जेब में था, इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नुमाया थे। आपका नाम अली इमरान है, गैर मुल्की ने स्मार्ट लहजे में कहा। आपका ये कैसे हो सकता है? आप तो गैर मुल्की हैं, फिर गैर मुल्कियों का नाम मकामी कैसे हो सकता है? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में नाम सुकेटते हुए कहा। मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया, मुझे इमरान साहब को एक ज़रूरी पैगाम देना है, गैर मुल्की ने सख्त लहजे में कहा। आइए अंदर तशरीफ़ ले आइए। दरवाजे पर खड़े होकर पैगाम देना शरीफों का शिवा नहीं है, इमरान ने एक तरफ हटते हुए कहा। और गैर मुल्की एक लम्हे के लिए हिचकिचाया और दूसरे लम्हे वो कंधे झुकाता हुआ आगे बढ़ा और फिर इमरान उसे लिए हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गया। हाँ, अब इत्मीनान से तशरीफ रखिए, अपना तारुफ तफसील से करा दीजिए और ज़रूरी पैगाम गिफ्ट पेपर में लपेट कर दीजिए। मुझे दरअसल गिफ्ट पेपर बेहद पसंद है, क्योंकि इसमें बंदमाल हमेशा गिफ्ट होता है और इसका बिल अदा नहीं करना पड़ता। इमरान ने लहजे को ज़बरदस्ती संजीदा बनाते हुए कहा। तो तुम्हारा नाम ही अली इमरान है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि अली इमरान मस्करों जैसी बातें करने का आदी है। गैर मुल्की ने सोफे पर बैठने की बजाय इसी तरह खड़े खड़े पूछा। उसका एक हाथ अभी तक कोट की जेब में था और इमरान की तेज नजरों से कोट का मखसूस उपार भला कैसे छुप सकता था। जनाब खादिम ही को अली इमरान MSc DSc ऑक्सन कहते हैं। इमरान ने जापानियों के से अंदाज में एक हाथ सीने पर रखा और सर को नीचे झुकाते हुए जवाब दिया। ओके, फिर गुड बाय, गैर मुल्की ने तेज लहजे में कहा। दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और धमाके के साथ ही इमरान के हलक से एक तेज चीख निकली और वो किसी लट्टू की तरह घूमता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। गैर मुल्की ने कोट की जेब के अंदर से इमरान पर गोली चला दी थी। इमरान के
नीचे गिरते ही गैर मुल्की ने इंतहाई फुर्ती से रिवॉल्वर बाहर निकाला। उसकी कोट की जेब में सामने के रुख सुराख हो गया था जिसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। वो शायद नीचे गिरते हुए इमरान पर दूसरा फायर करना चाहता था कि अचानक इमरान के हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आए और उसने गैर मुल्की की दोनों टांगें एक झटके से खींच ली और गैर मुल्की धड़ाम से सोफे की पुश्त के ऊपर गिर पड़ा। इमरान ने इसके नीचे गिरते ही उछलकर इसके पेट में टक्कर मारनी चाहिए, लेकिन गैर मुल्की भी खासा तेज वाकया हुआ था। वो इंतहाई फुर्ती से कलाबाजी खा गया और इमरान का सर सोफे की पुछ से जा टकराया, जबकि गैर मुल्की कलाबाजी खाकर वहीं जैसे ही सीधा हुआ इसने पूरी कुव्वत से लात इमरान की पुश्त पर मारी और इमरान सोफे समेत एक धमाके से दीवार से जा टकराया। गैर मुल्की ने इंतहाई फुर्ती से पिंडली के साथ बंधा हुआ खंजर खींचा और फिर उससे पहले कि वो खंजर इमरान की पुश्त या पहलू में मारता, इमरान की दोनों टांगें बिजली की सी तेजी से हरकत में आई और सेंटर टेबल के साथ पड़ी हुई छोटी तबाही गोली की सी रफ्तार से उड़ती हुई गैर मुल्की के चेहरे से टकराई और गैर मुल्की चीख मारकर पुश्त के बल कालीन पर गिरा। इमरान ने कलाबाजी खाई और फिर वो जैसे ही सीधा हुआ गैर मुल्की भी इसी लम्हे उछलकर सीधा हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। तो ये था जरूरी पैगाम। इमरान के लहजे में इत्मीनान के साथ साथ हल्का सा तंज भी था। इमरान का इत्मीनान देखकर गैर मुल्की की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत के तासुरात उभरे, मगर दूसरे लम्हे उसने हाथ में पकड़े हुए खंजर को इंतहाई महारत से हरकत दी और इमरान इंतहाई तेजी से बाईं तरफ को झुका, मगर फिर उसने अपने जिस्म को इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में बाईं तरफ मोड़ दिया और इस तरह वो गैर मुल्की के हाथ से निकलने वाले खंजर से बाल बाल बचा। दरअसल इमरान ने जानबूझकर ये दाव खेला था। कोई ये दाव बसाते खुद इंतहाई खतरनाक था क्योंकि इसमें बच निकलने के चांसेस इंतहाई कम थे, लेकिन इस तरह इसने गैर मुल्की के हाथ से खंजर निकलवा लिया था और गैर मुल्की इमरान की इस बेपनाह फुर्ती पर हैरत से बुत बना खड़ा था। इसके शायद तसव्वुर में भी ना था कि कौन इंसान इस कदर फुर्ती से भी काम ले सकता है। खंजर जैसे ही गैर मुल्की के हाथ से निकला, इमरान तोप से निकलने वाले गोली की तरह उड़ता हुआ पूरी कुव्वत से गैर मुल्की से जा टकराया और गैर मुल्की के मुंह से पहली बार करहा निकली और वो पिछले सोफे से टकरा कर दीवार से जा लगा। उसने नीचे गिरते ही पलट कर उठना चाहा, मगर इससे पहले कि वो उठता इमरान का दायां हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और फिर खड़ी हथेली की भरपूर जरा पलट कर उठते हुए गैर मुल्की रीढ़ की हड्डी के ऐन दरमियान में पड़ी और इस बार गैर मुल्की के हलक से ना सिर्फ चीख निकल गई बल्कि जरब लगने ही से कटक की आवाज उभरी और गैर मुल्की यूं बेहिस्सो हरकत हो गया जैसे उसके पूरे जिस्म पर फॉलिज गिर गया हो। अलबत्ता उसकी आंखें फटी हुई थी और मुंह खुला हुआ था। अब तुम कैंचवे की तरह बेसरर हो गए हो दोस्त, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर उससे बाजू पकड़ कर खींचा और सोफे से घसीट कर दरमियानी फर्श पर जहां कालीन बिछा हुआ था लिटा दिया। इमरान ने गैर मुल्की की रीढ़ की हड्डी के मखसूस जोड़ पर इस तरह जरब लगाई थी कि इसका तमाम एसाबी निज़ाम मफलूज हो गया था और अब इमरान जानता था कि जब तक खिसक जाने वाले मोहरे को दोबारा एडजस्ट ना किया जाएगा इस वक्त तक गैर मुल्की हरकत भी ना कर सकेगा। अलबत्ता उसकी ज़बान और आंखें हरकत कर सकती हैं क्योंकि उनका ताल्लुक खिसक जाने वाले मोहरे से ऊपर वाले हिस्से से था। अब बताओ दोस्त, वो ज़रूरी पैगाम क्या था? इमरान ने गैर मुल्की की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, लेकिन गैर मुल्की ने जवाब देने की बजाय बड़े नफरत अंगेज अंदाज में आंखें सुकेड़ी और दांत भींच लिए। इमरान चंद लम्हे खामोश खड़ा गैर मुल्की को देखता रहा। वो इसकी टाइप को समझ गया था कि ये लोग मर तो सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी के बगैर किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इमरान ऐसे लोगों के हलक से भी अपनी मर्जी की बात उगलवाना जानता था। सुनो, तुम्हारी ये हालत मुस्तकिल भी हो सकती है और इस बात का यकीन कर लो और जरब मखसूस अंदाज में लगने के बाद दुनिया का माहिर से माहिर सर्जन भी तुम्हारा एहसाबी निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकेगा और तुम्हें बकिया पूरी उम्र इसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़े रहकर गुजारना पड़ेगी। अलबत्ता अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो तो मैं तुम्हें दुरुस्त कर सकता हूँ, ये मेरा वादा है, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। उससे मुखातिब होकर कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे गैर मुल्की से गहरी हमदर्दी पैदा हो गई हो। तुम मुझे कत्ल तो कर सकते हो लेकिन मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकते, गैर मुल्की ने जवाब दिया। उसका लहजा बता रहा था कि वो अपनी जिद का कितना पक्का है। मुझे क्या जरूरत है तुम्हें कत्ल करके फांसी पर चढ़ने की? मैं अभी तुम्हें किसी मोहताज खाने में भिजवा देता हूँ, वहां लोगों का पेशा ही ऐसा है। वो तुम्हारा चेहरा मसक कर देंगे, तुम में कोड़ के जरासीम इंजेक्ट कर देंगे ताकि तुम्हें कोड़ की बीमारी पूरी तरह लग जाए और तुम्हारे जिस्म के कई हिस्से इस बीमारी की शिद्दत की वजह से गल सड़ जाएं और तुम्हारा रंगो रूप बिगड़ जाए। हरकत तुम वैसे ही नहीं कर सकते, चनाचा तुम्हें वो किसी फुटपाथ पर रोजाना डाल दिया करेंगे और साथ तुम्हारे एक बड़ा सा बर्तन रख देंगे। लोग तुम पर रहम खाकर इस बर्तन में पैसे डालेंगे और शाम को वो रकम वो लोग ले जाएंगे और उसके बदले तुम्हारे मुंह में दूध के चंद कतरे डाल दिया करेंगे ताकि तुम जिंदा रहो और उनके लिए भीख इकट्ठी करते रहो। इमरान ने बड़े लापरवाह से लहजे में कहा। उसने पहली बार गैर मुल्की के चेहरे और आंखों में खौफ के तासुरात उभरते देखे। ये तो जुल्म है, जुर्म है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, गैर मुल्की ने खौफजदा लहजे में कहा। अच्छा तो तुम भी
जुल्म और जुर्म के मानी जानते हो। किसी आदमी के घर में घुसकर बगैर उसे होशियार किए कोट की जेब के अंदर से गोली मार देना, खंजर से उसका दिल छेद देना, ये तो रहम दिली और पारसा की आला दलील और मकाम है। इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में कहा और फिर वो टेलीफोन सेट की तरफ बढ़ने लगा। देखो, मेरी एक कॉल के बाद तुम इन पेशावर लोगों के हाथों में हमेशा के लिए खिलौना बन जाओगे और तुम हर सांस के साथ मौत मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुम्हारी जुबान, चेहरा और जिस्म के दूसरे अज़ा गल सड़ जाएंगे। तुम हरकत करने और बोलने से भी मासूर हो जाओगे। तुम्हारे जिस्म पर मक्खियां भिनभिनाएंगी और लोग नाक पर रुमाल रखकर तुम्हारे पास से गुजरेंगे। और जिन लोगों की खातिर तुम अपनी जान पर खेलने पर आमादा हो, इन लोगों को याद भी नहीं रहे कि तुमने उनके लिए कभी कुर्बानी दी है। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर उठा लिया और उसकी उंगली नंबरों की तरफ बढ़ी। ठहरो, रुक जाओ, मैं बताता हूं, लेकिन वादा करो मुझे ठीक कर दोगे। गैर मुल्की बोल पड़ा और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसकी नफ्सियाती दाव ने आखिरकार इस पत्थर को भी बोलने पर मजबूर कर ही दिया। वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं और मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की। ये मेरा जिंदगी भर का रिकॉर्ड है। इमरान ने बड़े ठोस लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो सुनो, मेरा नाम बॉथम है और मेरा ताल्लुक पावरलैंड से है। मुझे हुक्म मिला था कि तुम्हें कत्ल कर दूं। बस मुझसे गलती सिर्फ इतनी हुई कि तुम्हें देखते ही मैंने गोली नहीं मार दी और कन्फर्मेशन के चक्कर में पड़ गया। गैर मुल्की ने स्पाट लहजे में खुद ही गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। गुड, लेकिन मेरे मुतलिक मालूमात तुम्हें किसने मुहैया की हैं? और फिर मेरा पावरलैंड से क्या ताल्लुक कि पावरलैंड मुझे कत्ल कराने के दर पे हो गया है? इमरान ने भवें उचकाते हुए पूछा। तुम डॉनी मार्श के पास पहुंचे। तुमने वहां ऐसी गुफ्तगू की जिसकी वजह से पता चल गया कि तुम लेबॉर्ट्री से अगवा किए जाने वाले साइंसदानों के बारे में तफ्तीश कर रहे हो और तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन दुरुस्त है। फिर तुम कोबरे के रूप में जॉन फैलर से टकराए और वहां तुमने खुलकर पावरलैंड का नाम लिया। चनाचा जॉन फैलर ने पावरलैंड को इस बारे में इतला दी, जिस पर मैंने यहां पहुंचकर तहकीक की तो पता चला कि कोबरा सिर्फ नाम है और तुम अक्सर ये नाम इस्तेमाल करते हो। इस तरह ये सारी कड़ियां खुद ब खुद जुड़ती चली गई और तुम चूंकि पावरलैंड के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे, इसलिए तुम्हें कत्ल का हुक्म मिल गया। और बॉथम ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ऐसे मुजरमों की नफ्सियात ही यही होती है कि ना बोलना चाहे तो जिस्म का रेशा रेशा अलहदा कर दो, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोलने पर आ जाए तो फिर खुद ही तमाम तफसीलात बता देते हैं। तुम मेरे कत्ल का हुक्म लेडी एशले ने दिया था या तिरमिसी ने? इमरान ने पूछा और इस बार बॉथम बुरी तरह चौंका। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें इनके मुतल्लिक कैसे मालूम हुआ? बॉथम के लहजे से हैरत टपक रही थी। मैं नाजूम जानता हूँ, इसलिए जायचा बनाकर मासी हाल मुस्तकबिल सब कुछ देख लेता हूँ। तुम इस बात को छोड़ो, ये मेरा ज़ाती फ़न है। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। लेडी एशले ने, वो मेरी बराह रास्त बॉस हैं। पहले शायद मैडम का इरादा ये था कि वो खुद तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करेंगी, लेकिन फिर ना जाने क्यों इरादा बदल दिया और मुझे हुक्म दिया गया। बॉथम ने जवाब देते हुए कहा। ओह, ये तो उसने बड़ी गलती की है। मेरे जायचा में लिखा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नाजुक हाथों से ही कत्ल हो सकता हूँ, और यकीन करो अब तक हज़ारों बार कत्ल हो चुका हूँ। काश लेडी एशले इस नेक काम के लिए खुद आ जाती, इमरान ने बड़े आशिकाना लहजे में कहा। लेकिन बॉथम खामोश रहा। उसने इमरान की बात पर कोई तबसरा ना किया। अच्छा, अब आखिरी सवाल का जवाब दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें ठीक करूंगा, इमरान ने कहा। पूछो, बॉथम ने स्मार्ट लहजे में कहा। पावरलैंड का हेडक्वार्टर कहाँ है और हमारे साइंसदानों को यहाँ से अगवा करके कहाँ ले जाया गया है? और चूंकि मैंने आखिरी सवाल कह दिया है, इसलिए साथ ये भी बता दो कि लेडी एशले कौन से होटल में किस नाम से मौजूद है? इमरान ने कहा। मुझे हेडक्वार्टर के बारे में कोई इल्म नहीं है, वरना ही मुझे ना ही बताया गया है और ना ही लेडी एशले यहाँ मौजूद है। उसने मुझे ट्रांसमीटर कॉल पर हुक्म दिया था। बॉथम ने जवाब दिया। तुम फिर पटरी से उतर रहे हो दोस्त। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम बाकी जिंदगी कौड़ी बनकर ही फुटपाथ पर गुजारना चाहते हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? हर शख्स अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने में आज़ाद है, इमरान ने स्मार्ट लहजे में कहा, और साथ ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठाने के साथ हाथ बढ़ा दिया। पावरलैंड का हेडक्वार्टर जज़ायर फिनलैंड के शुमाल मशरिक में है और साइंसदानों को भी वहीं एक खसूसी लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया गया है। इनके जहन तब्दील कर दिए गए हैं। अब वो जहनी तौर पर पावरलैंड के मुकम्मल अतात गुजार शहरी हैं और तमाम उम्र रहेंगे, इसलिए उनका ख्याल छोड़ दो। लेडी एशले और मिस्टर तिरमिसी होटल सिल्वर सैंड में रिहाइश पजीर हैं। मुझे उनके नए नामों का इल्म नहीं है, बॉथम ने सच बोलते हुए कहा। ओके, इस बार तुमने वाकई ही सच बोला है, इसलिए अब वादा जरूर पूरा होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर बॉथम के जिस्म को पलट दिया और बॉथम की पुश्त ऊपर की तरफ करके उसने अपनी एक लात उसकी गर्दन की पुश्त पर रखी और फिर दोनों हाथों से उसकी दोनों टांगें पकड़कर उन्हें गर्दन की तरफ मोड़ दिया। जैसे जैसे टांगें गर्दन की तरफ खिंचती चली गई, बॉथम की कमर कमान की तरह मुड़ती चली गई और फिर एक मखसूस जाविये पर पहुंचकर इमरान
इमरान ने पूरी कुव्वत से एक मखसूस अंदाज में उसकी टांगों को झटका दिया और कटक की आवाज़ के साथ ही बॉथम के हलक से एक तेज चीख निकली और इमरान उछलकर एक तरफ हट गया। अब बॉथम को जिस्म हरकत में आ गया था। उसने एक दो लम्हों के लिए अपने जिस्म को सुकेड़ा और फैलाया और दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। थैंक यू मिस्टर इमरान, तुमने वाकई ही अपना वादा पूरा किया है, बॉथम ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ा। इमरान खामोश खड़ा उसे देख रहा था। उसके लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट रेंग रही थी। बॉथम ने मुड़ने के बाद एक ही कदम उठाया था कि वो अचानक किसी लट्टू की तरह घूमा और दूसरे लम्हे उसकी लात नीम दायरे की सूरत में घूमती हुई इमरान के पहलू की तरफ आई। लेकिन इमरान उसकी लात के पहुंचने से पहले ही अपनी जगह छोड़ गया था और वार खाली जाते ही बॉथम पूरी तरह घूमने पर मजबूर हो गया। फिर इससे पहले कि उसकी जिस्म हरकत करता, इमरान की लात पूरी कुव्वत से घूमी और बॉथम चीखता हुआ दीवार से जा टकराया। उसके बाद तो जैसे इमरान पर वहशत का दौरा पड़ गया। उसकी दोनों टांगें किसी मशीन की तरह चलने लगी और बॉथम के हलक से चीखें निकलती चली गई। बॉथम ने अपने तौर पर इमरान की टांग पकड़कर उसे गिराने की बेहद कोशिश की, लेकिन इमरान तो बिजली का बना हुआ था। इसकी मुसलसल ज़रबें बॉथम को हलकान किए जा रही थी और फिर बॉथम की हरकत आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ने लग गई। वो बेहोश हो चुका था। तुमने अपनी मौत को खुद ही आवाज़ दे दी है बॉथम, वरना मैंने तो अपना वादा पूरा कर ही दिया था। इमरान ने उसके बेहोश होते ही बड़बड़ाने के से अंदाज में कहा और फिर टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर घुमाने शुरू कर दिए। यस, खावर स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से खावर की आवाज सुनाई थी। एक्स्ट्रो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, जवाब में खावर की बौखलाई हुई आवाज सुनाई दी। खावर, तुम्हारे फ्लैट होटल सिल्वर सैंड के करीब है। तुम फौरन होटल सिल्वर सैंड पहुंचो। वहां एक जर्मन निषाद औरत और एक ईरानियुल नस्ल मर्द रह रहे हैं। असली नाम लेडी एशले और तिरमिजी हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने होटल में फर्जी नामों से कमरे बुक कराए हों। तुम उन्हें चेक करो और उनकी सख्ती से निगरानी करो, इमरान ने एक्स2 के लहजे में हिदायत देते हुए कहा। बेहतर जनाब, खावर ने जवाब दिया। इंतहाई होशियारी से काम करना। ये दोनों दुनिया के ख़तरनाक तरीन लोग हैं, इसलिए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, इमरान ने कहा और फिर हाथ बढ़ाकर कुरिडलर दबा दिया। खावर का फ्लैट चूंकि होटल सिल्वर सैंड के करीब था और इमरान को मालूम था कि ज़्यादातर नशिस्त उसी होटल में होती है, इसलिए वो आसानी से इन दोनों का पता चला लेगा। इसलिए उसने उसे ये हिदायत दे दी थी। कुरिडलर दबाकर इमरान ने दोबारा नंबर डायल किए। एक्स्ट्रो, दूसरे लम्हे ब्लैक जीरो की आवाज़ उपरी। इमरान बोल रहा हूँ तायर, मैंने लेडी एशले और तिरमिजी की निगरानी के अहकामात खावर को दिए हैं। हो सकता है कि वो कोई रिपोर्ट दे, तुम ख्याल रखना, इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। बेहतर जनाब, मगर वो दोनों कौन हैं? ब्लैक जीरो ने पूछा। वही पावरलैंड वाला किस्सा है, ये दोनों पावरलैंड के सरबराह हैं। और सुनो, मेरे फ्लैट में एक गैर मुल्की बेहोश पड़ा है, तुम सफदर और कैप्टन शकील को भेजकर उसे दानिश मंजिल मंगवा लो। उसे गेस्ट रूम में रखना और उसकी खास निगरानी करना, वो इंतहाई खतरनाक शख्स है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, आप फ्लैट में मौजूद होंगे? ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं, मैं खुद खावर की निगरानी में जा रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया और रिसीवर रखकर वो तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया ताकि सफदर और कैप्टन शकील के आने से कबल मेकअप करके फ्लैट में जा सके। होटल एक्रीमिया के इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजे हुए हाल के शुमाली कोने में मैडम एशले और तिरमिजी बैठे हुए थे। उनके सामने मेज़ पर गैर मुल्की शराब की बोतल मौजूद थी और वो दोनों हाल की ख्वाब अंगेज और रोमान पुरवर फिजा को पूरी दिलचस्पी से महसूस कर रहे थे। सामने स्टेज पर एक इंतहाई खूबसूरत गैर मुल्की लड़की पहले डांस में मसरूफ थी। वो अपने फ़न में इतनी माहिर थी कि मैडम एशले और तिरमिजी दोनों के चेहरों पर तहसीन के तासुरात मौजूद थे। हाल में कभी कभी हल्की सी सिसकी की आवाज़ गूंज आती, कभी कोई नुस्वानी मुतरन्नम हंसी का जलतरंग बुझ उठता। सब लोग सांस रोके इस खूबसूरत नाच में महव थे। डांस का एटम खत्म होते ही स्टेज पर पर्दा खींच दिया गया और साथ ही फंक्शन के खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। मैडम एशले और तिरमिजी दोनों के हलक से एक तवील सांस निकला। खूबसूरत फंक्शन था। इस पसमानदा मुल्क में भी ऐसी खूबसूरत फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, ये अलबत्ता हैरत की बात है, मैडम एशले ने कहा। हाँ, वाकई ही ये हैरत की बात है। अब होटल वापस चलना चाहिए, तिरमिजी ने सर हिलाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मैडम एशले को जवाब देती, वेटर सुनहरे रंग का टेलीफोन उठाए तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। आपकी कॉल है मैडम, वेटर ने बड़े मौतबाना अंदाज में टेलीफोन मेज पर रखकर रिसीवर लेडी एशले की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मेरी कॉल? लेडी एशले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा।
जी हाँ, वेटर ने सर झुकाए हुए कहा और तेजी से मुड़ गया। तिर्मिज़ी के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात नुमाया थे। यस, लेडी एशले ने हैरत भरे अंदाज में कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि उनकी यहाँ कॉल आना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि वो किसी को बताकर ही ना आए थे। हेलो मैडम, ए बोल रही हैं। उसी तरफ से एक भराई हुई आवाज़ सुनाई दी और लेडी एशले के मुंह से एक तवील सांस निकल गई। वो आवाज़ पहचान गई थी। ये डोमिनिकन की भराई हुई और बलगम ज़दा आवाज़ थी। डोमिनिकन मैडम एशले का ज़ाती मुहाफिज था और इस बार भी मैडम उससे साथ ले आई थी। वो मैडम के साथ वाले कमरे में रिहाइश पजीर था ताकि मैडम की निगरानी करने वालों को चेक कर सके। क्या बात है डॉम, लेडी एशले ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैडम, एक नौजवान आपके मुतल्लिक इंक्वायरी करता फिर रहा था। मुझे इत्फाकन ही एक बैरे से होने वाली उसकी बातचीत कानों में पड़ गई। मैंने उसकी निगरानी की तो उसने एक मखसूस नंबर पर किसी एक्सट्रू से बात की है और उससे बताया है कि आप होटल के कमरा नंबर 16 में रिहाइश पजीर हैं और मिस्टर तिर्मिज़ी का कमरा नंबर 17 है। इसने अपना नाम खावर बताया। अब वो आप दोनों के कमरों की मुसलसल निगरानी कर रहा है। मैंने पहले आपको फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन होटल की इंतज़ामिया ने फंक्शन की वजह से आपको डिस्टर्ब करने से माजूरी का इजहार किया था। डोमिनिकन ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, क्या वो अकेला था? लेडी एशले ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस मैडम, मैंने अच्छी तरह चेक किया है, वो अकेला है। डोमिनिकन ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम उसे अगवा करके जॉन फैलर वाली कोठी में पहुंचा सकते हो? वो कोठी तुमने देखी हुई है? लेडी एशले ने कहा। यस मैडम, मैं पहुंचा दूंगा। डोमिनिकन ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओके, हम यहीं मौजूद रहेंगे। कोठी पहुंचकर मुझे फ़ोन करना, मैं मुंतज़िर रहूंगी। लेडी एशले ने हिदायत देते हुए कहा और साथ ही उसने रिसीवर कॉरिडोर पर रख दिया। ये क्या चक्कर है? तिर्मिज़ी ने बड़े तशवीश भरे लहजे में पूछा। चक्कर कुछ गहरा ही होता जा रहा है। बॉथम की तरफ से भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली और ये लोग बराह रास्त हम तक पहुंच गए। लेडी एशले ने भी परेशान लहजे में कहा। बात कुछ पूरी इसरार सी है। हमारी यहाँ मौजूदगी और ख़ास तौर पर सिल्वर सैंड में मौजूदगी के बारे में हमारे अलावा सिर्फ 2 अफराद को इल्म है, एक डोमिनिकन और दूसरा बॉथम। डोमिनिकन तो होटल में मौजूद है, जाहिर है वो किसी को बता नहीं सकता, इसलिए बॉथम ही एक ऐसा आदमी रह जाता है। तिर्मिज़ी ने होंठ भींचते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन बॉथम तो एक ऐसा पत्थर है जो चटक तो सकता है, रेजा रेसा हो सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। फिर वो तो इमरान को कत्ल करने गया था। फिर ये एक्सटू और खावर कहाँ से कूद पड़े? लेडी एशले ने धीमे लहजे में कहा। मुझे ज़बरदस्त खतरे की बू आ रही है मैडम। मेरा ख्याल है कि हमें फ़ौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। हम हेडक्वार्टर से बाकायदा टीम भेजकर भी यहाँ के हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। तिर्मिज़ी ने कहा। तुम ख्वामख्वाह घबरा जाते हो तिर्मिज़ी। तुम्हारी बस यही एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर घबराने और भागने की ज़रूरत क्या है? लेडी एशले ने इस बार सख्त लहजे में कहा। लेकिन यहाँ हमारे रुकने का फ़ायदा ही क्या है? हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है। अगर वो इमरान नामी शख्स कुछ मालूमात भी हासिल कर लेगा तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? सारी दुनिया में टकरे मारता फिरेगा। तिर्मिज़ी ने जवाब दिया। नहीं, जो कुछ तुम सोच रहे हो अगर वाकई ही दुरुस्त है कि बॉथम ने हमारे मुतल्लिक इन लोगों को कुछ बताया है, तो फिर ये लोग हमारे लिए इंतहाई काम के हैं। इस कदर सलाहियतों के मालिक लोगों को तो पावरलैंड का शहरी होना चाहिए। लेडी एशले ने कहा। तुम तो इस लाइन पर सोच रही हो, ये आइडिया भी अच्छा है। तिर्मिज़ी ने इस बार कतरे ठहरे हुए लहजे में कहा। हाँ, मैं सोच रही हूँ क्यों इन लोगों को ज़ाया किया जाए। लेडी एशले ने कहा। लेकिन डियर, एक मसला और है। ऐसे लोग हमारे लिए ख़तरनाक भी तो साबित हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए कोई परेशानी पैदा कर दें। तिर्मिज़ी ने जवाब दिया। तुम्हारी परेशानी बचा है, लेकिन मैं अहमक नहीं हूँ। मैं इस बारे में पूरी छानबीन करने का फैसला कर चुकी हूँ, लेडी एशले ने कहा। फिर इससे पहले कि तिर्मिज़ी को जवाब देता, वेटर ने एक बार फिर टेलीफोन सेट लाकर मेज़ पर रख दिया। आपकी कॉल है मैडम, वेटर ने अदब से कहा और रिसीवर लेडी एशले के हाथ में दे दिया। थैंक यू, लेडी एशले ने कहा और फिर रिसीवर कान से लगा दिया। यस, लेडी एशले बोल रही हूँ। डोमिनिकन बोल रहा हूँ मैडम, काम हो गया है, मैं कोठी से बात कर रहा हूँ। डोमिनिकन की आवाज़ सुनाई दी। कोई परेशानी? लेडी एशले ने पूछा। नहीं मैडम, सब ठीक ठाक है, मैंने ख़ास तौर पर एहतियात की थी। डोमिनिकन ने जवाब दिया। ओके, तुम वहीं रहो, हम वहाँ खुद पहुँच रहे हैं। इस वक्त तक इस आदमी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना, लेडी एशले ने कहा और फिर रिसीवर कॉरिडोर पर रख दिया। और तिर्मिज़ी देखें ये आदमी क्या चीज़ है, लेडी एशले ने कहा। उसके साथ ही वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई और तिर्मिज़ी भी एक तवील सांस लेता हुआ उठ खड़ा हो गया। इमरान मेकअप में अपने फ्लैट से निकला और सीधा सिल्वर सैंड पहुंच गया। होटल का खूबसूरत हाल आला तबके के अफराद से खचाखच भरा हुआ था। मर्दों से ज़्यादा तादाद औरतों की थी। मुतरन्नम हंसी की जलतरंग पूरे
हाल में बज रही थी। इमरान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, एक वेटर तीर की तरह उसकी तरफ लपका। आइए सर, आपकी मेज़ रिजर्व है, वेटर ने सवालिया लहजे में पूछा। अच्छा, खूब, मैं भी सोच रहा था कि आज मुझे मेज़ की बजाय कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। इमरान ने बड़े पुरमसरत अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। आपका कार्ड, वेटर ने कुछ ना समझते हुए पूछा और इमरान जेब में हाथ डाला और फिर एक कार्ड निकालकर वेटर के हाथ में रख दिया। वेटर की नजरें जैसे ही कार्ड पर पड़ी वो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओ सर, आइए सर, तशरीफ लाइए, ये होटल तो आपका अपना है, वेटर ने बुखलाए हुए लहजे में कहा और फिर तीर की तरह भागता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। और इमरान के लबों पर तंजिया सी मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसे मालूम था कि फॉरक्विक एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का कार्ड देखने के बाद होटल वालों के होश तो उड़ने ही थे, लेकिन वो वेटर के पीछे जाने की बजाय करीबी एक खाली मेज की तरफ बढ़ा। इस पर रिजर्वेशन का कार्ड मौजूद था। इमरान बड़े इत्मीनान से कुर्सी घसीट कर बैठ गया और रिजर्वेशन का कार्ड देखने लगा। कार्ड पर मिस्टर एंड मिसेस जॉलकम मार्कले लिखा हुआ था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कार्ड वापस रख दिया। उसी लम्हे वहीं वेटर एक और नौजवान समेत वापस आया। नौजवान ने बेहद कीमती और बेहतरीन तराश का सूट पहन रखा था, लेकिन इसके खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त हवाइयां उड़ रही थी। सर, मैं होटल का मैनेजर हूँ, मेरा नाम सफदर है। नौजवान ने करीब आकर बड़े बुखलाए हुए अंदाज में अपना तारुफ कराते हुए कहा। अच्छा, अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाएं, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अपॉइंटमेंट लेटर? जनाब, मुझे 4 साल हो गए हैं, मैनेजर और ज्यादा बुखला गया। तो 4 सालों में आपको तकर्री का लेटर ही नहीं मिला? वेरी सॉरी, इस मुल्क का सुर्ख फीता अब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सुर्ख होता जा रहा है, इमरान ने बड़े तासुब भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, जैसे उसे मैनेजर से दिली हमदर्दी हो। ओ सर, मेरा मतलब है कि आपके लिए बालकनी में खसूसी निज़ाम कर दिया गया है, हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को स्पेशल सहूलियात मुहैया करते हैं, मैनेजर ने बेख्तियार हाथ मलते हुए कहा। आप मुझे एक गिलास सादा पानी भिजवा दीजिए और स्पेशल सहूलियात मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए ही रखिए। हाँ, अगर ये मिस्टर एंड मिसेस जॉलकम आ जाएं तो उन्हें बालकनी में ले जाएं। वैसे एक बात बता दीजिए कि ये जोड़ा बूढ़ा है या जवान? इमरान ने फिक्रे के आखिर में पहुंचते हुए बड़े ओबाशाना अंदाज में मैनेजर और वेटर दोनों को आंखें मारते हुए कहा। ओ जनाब, ये दोनों क्या चीज़ हैं? आप हुक्म फरमाएं, आपके सामने दुनिया का बेहतरीन हुस्न पेश कर दिया जाएगा, मैनेजर ने वाइट दांत निकालते हुए कहा। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो, फजूल बातें मत करो। इमरान का लहजा यकलक संजीदा हो गया। सर, अगर आप यहाँ तशरीफ़ रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिए। ये दोनों होटल एक्रीमिया गए हुए हैं, वहाँ एक खूबसूरत फंक्शन है जिसमें खुद इनका प्रोग्राम बनते हुए सुना है, वेटर ने मुदाखलत करते हुए कहा। प्रोग्राम बनते वक्त तुम उनके पास कैसे बैठे थे? तुम्हें मालूम है कि ये दोनों हमें मतलूब हैं, इमरान ने दूसरी लाइन इख्तियार करते हुए कहा। वो बस वैसे ही गुफ्तगू बढ़ाने के लिए ये बात कर रहा था, वरना इसकी तेज नजरें हाल में खावर को तलाश कर रही थी। ओ साहब, ये दोनों 2 रोज़ कबल तशरीफ लाए हैं। मिस्टर जॉलकम मार्कले तो एरानी नस्ल लगते हैं, अलबत्ता नाम इनका एरानी नहीं है, जबकि उनकी मिसेस यूरोपियन है, मैनेजर ने जवाब दिया। ओ अच्छा, ये दोनों कौन से कमरे में रिहाइश पजीर हैं? इमरान उनका हुलिया सुनते ही चौंक पड़ा, क्योंकि ये तो वही है थे जिनकी तलाश उसे थी। रूम नंबर 16-17, तीसरी मंजिल जनाब, मैनेजर ने कहा। ओके, ठीक है, अब तुम जाओ और मुझे सादा पानी भिजवा दो। इमरान ने यूं सर हिलाया जैसे उसका मसला हल हो गया हो। मैनेजर चंद लम्हे तसबसब के आलम में खड़ा रहा और फिर कंधे उचकाता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वेटर एक खूबसूरत तश्तरी में पानी का गिलास रखे आया और उसने बड़े अदब से गिलास इमरान के सामने मेज़ पर रख दिया। सुनो, इनके और कितने साथी मौजूद हैं? इमरान ने जेब से हाथ निकाला और फिर उसकी मुट्ठी में दबा हुआ 50 का नोट वेटर के हाथ में पलक झपकने में मुंतकिल हो गया। साहब, इनका एक साथी कमरा नंबर 21 में है, वो इन कमरों के बिल्कुल सामने है। ये सब इकट्ठे आए हैं, इसका नाम डोमिनिकन है, वो इस वक्त हाल में मौजूद है बाएं तरफ चौथी मेज पर, वेटर ने दबे लहजे में कहा। फिर इमरान के सर हिलाते ही वेटर तेजी से वापस चला गया। इमरान की नजरें सरसरी अंदाज में हाल का जायजा लेती रहें। बाएं तरफ की चौथी मेज पर पहुंच गई। वहां एक लंबा तड़ंगा गैर मुल्की बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी के आसार नुमाया थे और आंखों से भी शदीद उलझन के तासुरात नुमाया थे, जैसे वो किसी मामले में शदीद बेचैनी महसूस कर रहा हो। शराब का गिलास उसके सामने रखा हुआ था। इमरान ने इस पर से नज़र हटाई और फिर पानी का गिलास उठा लिया। उसे खावर अलबत्ता कहीं नजर न आ रहा था। वो मेकअप में भी होता तब भी इमरान की तेज़ नज़रों से छुपा न रहता। खावर की अदम मौजूदगी की वजह से इमरान भी कुछ उलझन महसूस करने लगा। अभी इमरान ने पानी का गिलास ख़त्म किया ही था कि एक वेटर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ डोमिनिकन की तरफ बढ़ा और उसने उससे कोई बात की तो डोमिनिकन एक झटके से उठा और फिर तेज़ कदम उठाता काउंटर की तरफ बने हुए प्राइवेट फ़ोन बूथ में दाखिल हो गया। इस फ़ोन बूथ का कनेक्शन तो काउंटर के साथ ही था, लेकिन उसे इस मकसद के लिए बनाया गया था कि अगर कोई शख्स अपनी बातचीत दूसरों के कानों से पनाह रखना चाहता हो तो वो बूथ में से फ़ोन करे। बूथ शीशे का बना हुआ था, इसलिए डोमिनिकन अंदर किसी को फ़ोन करता हुआ इमरान को साफ दिखाई दे रहा था।
इमरान खामोश बैठा रहा। ये तो उससे मालूम हो गया था कि लेडी एशले और तिर्मिज़ी होटल में मौजूद नहीं हैं और वेटर के कहने के मुताबिक होटल एक्रीमिया गए हुए हैं। Like, comment, share, press the bell icon.